हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हो यार? देखो, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के बहुत सारे प्रॉब्लम हम कर चुके थे माय डियर स्टूडेंट। आज भी सेशन में हम रेशियो एंड प्रोपोर्शनल के ही क्वेश्चंस करेंगे जो बहुत ही ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। एक बात हम क्वेश्चन सोल्व करने से पहले जानने की कोशिश करेंगे दोस्त। कोई भी कंपनी है, उस कंपनी में एम्प्लॉय का पेमेंट कितना दिया जाता है। कोई भी कंपनी में अगर हम एम्प्लॉय का पेमेंट करते हैं मेरे भाई, तो पेमेंट निकालना है। अगर एक कंपनी का टोटल एम्प्लॉय का पेमेंट निकालना है मेरे भाई, तो हम देखेंगे उस कंपनी में वर्कर कितना वर्क करते हैं और एक वर्कर का पेमेंट कितना है, तब जाके उस कंपनी का टोटल पेमेंट निकालेंगे। इसी बेस पे क्वेश्चन है। सबसे पहले हम देखने की कोशिश करेंगे दोस्त। क्वेश्चन बोलता है कि कोई भी फैक्ट्री है, फैक्ट्री में सैलरी इंक्रीज कर जाता है, 22 से 25 सैलरी हो जाता है किसी भी कंपनी के फैक्ट्री में वर्कर की। लेकिन वर्कर के जो नंबर्स हैं वो डिक्रीज हो जाते हैं, 26.2/3% डिक्रीज हो जाते हैं। तो उस कंपनी में क्या इफेक्ट आता है, उस कंपनी के सैलरी में क्या इफेक्ट आते हैं, वर्कर में क्या इफेक्ट आता है। यानी कि टोटल अगर बात करें मेरे भाई, तो पेमेंट का फंडा है, पेमेंट निकालना है। कोई भी कंपनी में जो सैलरी का रेशियो है 22 से 25 हो गया है, इसका मतलब कि पहले 22 था तो अब मेरे भाई 25 हो गए हैं। लेकिन वर्कर की संख्या 26.2/3% डिक्रीज हो गई है। 26.2/3% को हम मेरे भाई अगर तोड़ेंगे, फ्रैक्शन में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे मेरे भाई, तो 80/300 हो जाएगा। कैसे? 78 और 280 और परसेंटेज हटाएंगे मेरे भाई, तो 100 आएगा बटा में। ई 0 से ई 0, 4 से 4 15, यानी कि 4/15 आ जाएगा मेरे दोस्त। चलिए, ये तो पेमेंट का रेशियो है। अब हमें वर्कर भी तो चाहिए मेरे भाई। अगर पहले वर्कर 15 काम करते थे तब उस कंपनी में कितना पेमेंट देना पड़ता था। लेकिन 4 वर्कर अगर घट गए, डिक्रीज हो गए मेरे भाई, 4 वर्कर डिक्रीज हो गए, पहले 15 काम करते थे जिसमें 4 भाग गए तो टोटल 11 ही बच गए। यही क्वेश्चन का लॉजिक है। यानी पहले अगर 22 पेमेंट था तो 15 वर्कर काम करते थे, अब 25 पेमेंट हो गया तो 11 वर्कर काम करते हैं। इन्हीं दोनों में अंतर, डिफरेंस क्या आता है, यह दिखाने की कोशिश करते हैं मेरे दोस्त। 22 से अगर 15 में मल्टीप्लाई करें दोस्तों, तो मल्टीप्लाई करने का सबसे सही तरीका है कि 22 से नजदीक जो आपको आता है उससे मल्टीप्लाई करो। 22 से अगर 10 में मल्टीप्लाई करते हैं मेरे दोस्त, तो 22 से पहले 10 में करेंगे तो 220 हो जाएगा, बच जाएगा 5, और 22 से 5 में करेंगे तो 110 हो जाएगा मेरे दोस्त। यानी अगर बात करें मेरे दोस्त तो 330 आ गया। उसी तरह से अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करें, 25 के अप्रॉक्स 10 होता है दोस्त, यानी 250 हो जाएगा। अब 25 से 1 में करेंगे मेरे भाई तो 25 हो जाएगा, यानी 275 हो गया। यानी जब 22 पेमेंट था दोस्तों और 15 वर्कर काम करते थे, तब पेमेंट उनको देना पड़ता था 330। लेकिन अगर 25 पेमेंट हो गया और 11 ही वर्कर काम कर रहे हैं दोस्तों, 275 देना पड़ रहा है। तो टोटल अगर पूछ रहा है हमसे कि द नेट इफेक्ट ऑन द सैलरी, सैलरी के इफेक्ट क्या आ रहा है नेट मेरे दोस्त, तो ये बताइए सैलरी क्या हो रहा है। पहले 330 देना पड़ता था, अब 275 ही देना पड़ रहा है। सैलरी का डिक्रीजमेंट आ गया, यानी सैलरी डिक्रीज हो गया। तो डिक्रीज हुआ कितना से मेरे भाई, ये समझने की कोशिश करते हैं। डिक्रीज हुआ कितना से, तो मेरे दोस्त डिक्रीज जो हो गया और डिक्रीज इस तरह से 55 हुआ, 10 में से 5 गया तो 5 मेरे भाई, इधर 2 बचेगा और 12 में से 7 गया तो 5। यानी जो भी सैलरी के डिक्रीजमेंट आया है दोस्त, वह सैलरी के डिक्रीजमेंट 55 का डिक्रीजमेंट आया है। अगर हम बोले मेरे भाई कि 55 का या डिक्रीज हो गया है सैलरी, सर सैलरी डिक्रीज हो गया है मेरे दोस्तों, सैलरी की डिक्रीजमेंट आ गई है। लेकिन अगर आपसे परसेंटेज में पूछे मेरे दोस्त, तो सैलरी कितना परसेंट डिक्रीज किया है वो निकालने की कोशिश कर रहे हैं मेरे भाई। कि परसेंटेज अगर हमसे डिक्रीज पूछ दे क्वेश्चन, तो मेरे दोस्त 55 का डिक्रीज हुआ है। कितना पहले था, पहले 330 था, 330 में 55 का डिक्रीजमेंट आया है। 100 से मल्टीप्लाई दोस्तों, इस 0 से यह 0 कैंसिल हो जाएगा, 11 पच्चे 55 हो गया मेरे दोस्त। यहाँ से 11 तिया 33 हो जाएगा, यानी कि इधर 10 पचे 50/3 बोले तो मेरे भाई 16.2/3% की डिक्रीजमेंट आई है। यानी एक कंपनी था, जिस कंपनी में पहले 22 पेमेंट पे 15 वर्कर काम कर रहे थे, वही कंपनी में 25 पेमेंट पे 11 ही वर्कर काम कर रहे हैं। तो उस कंपनी की सैलरी में जो भी डिक्रीजमेंट आएगी वह 16.2/3% की डिक्रीज आएगी।
यही इस क्वेश्चन का आंसर था मेरे दोस्त। यह क्वेश्चन देखने में बहुत बड़ा है, लेकिन बात अगर करें तो यह प्रॉपर वे में सॉल्यूशन है और आपको मजा भी आया होगा। आप इसको नोट डाउन कर लो। हम नेक्स्ट प्रॉब्लम की ओर चलते हैं मेरे दोस्त। नेक्स्ट प्रॉब्लम है कि आदमी कमाता कुछ है, खर्चा कुछ और करता है। जो मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बताया था कि जब भी आपसे खर्चा दे दिया जाए, इनकम दे दिया जाए और एक्सपेंडिचर, इनकम और सेविंग दे दिया जाए, मीन्स खर्चा बचत, समझने को ना, खर्चा दे दिया जाए, आय दे दिया जाए और बचत दे दी जाए। अगर तीनों टर्म्स दे रहा है और आपसे सेविंग पूछे यानी बचत पूछे, या इनकम पूछे यानी आय पूछे, या एक्सपेंडिचर पूछे यानी खर्चा पूछे, आपसे कुछ भी पूछता है दोस्तों, तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आराम से लगाना है और मजा भी आया था। चलो आप इसको नोट डाउन करो। देखो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड आपको बहुत ही अच्छा आएगा और समझने वाली बात है। हाँ, स्टार्टिंग में उसको थोड़ा समझने में लेंदी होता है, लेकिन मेरे दोस्त अगर उसको समझ गए हो ना, तो तुमसे बहुत ही आय खर्चा वाले जो भी प्रॉब्लम होंगे वो तुमसे इजीली सॉल्व हो जाएंगे। देखो आय खर्चा वाले जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, हम एक बार मेरे भाई फिर से कॉन्सेप्ट को रिपीट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नंबर है, सॉरी मेथड है मेरे भाई, तो इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में मेरे भाई आपको इनकम दे देगा, इनकम का रेशियो देगा, उसके बाद मेरे भाई सेविंग का रेशियो देगा, और उसके बाद सॉरी इनकम का रेशियो देगा और आपको एक्सपेंडिचर का रेशियो देगा। मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, इनकम मीन्स मेरे भाई आय दे देगा आपको, और एक्सपेंडिचर मीन्स मेरे भाई आपको खर्चा दे देगा, और बोलेगा और सेविंग का रेशियो भी दे देगा मेरे भाई, यानी बचत का रेशियो भी आपको दे देगा। समझने की कोशिश करना, यानी कोई भी कंपनी है चाहे कोई भी पर्सन है जिसका आय मेरे भाई 4:3 के रेशियो में वह इनकम करता है, 2 पर्सन मिलके, और वही पर्सन खर्चा की एक्सपेंडिचर का रेशियो मेरे भाई 3:5 है, और वही बोलता है कि सेविंग अगर वह 2-2 हजार की सेविंग करते हैं मेरे भाई, तब बोलता है इनका इनिशियल इनकम क्या है, या पूछते इनिशियल एक्सपेंडिचर क्या है। सबसे पहले हम समझने की कोशिश करते हैं दोस्त कि इनकम बराबर होता क्या है। आप मतलब आपका आय बराबर क्या होगा मेरे भाई, आप जो भी एक्सपेंडिचर करते हो, आप जो भी खर्चा करते हो दोस्तों, खर्चा करते हो, और जो भी आप सेविंग करते हो यानी आप बचत करते हो, इन्हीं दोनों का समेशन ही मेरे भाई आपका इनकम कहलाता है। अगर आपसे कोई भी टर्म्स, 2 टर्म्स देके तीसरा टर्म्स पूछ दे या इनकम पूछे तो ये हो जाएगा माइनस, फिर सेविंग पूछे तो ये हो जाएगा, यही होता है इनकम का अर्थ। अगर बात करें कि इस मेथड से हम कैसे सोल्व करेंगे, और पल भर में इस मेथड से सोल्यूशन होता है मेरे दोस्त, इससे आपको मल्टीप्लाई करना है, इससे मल्टीप्लाई, जैसे हम तीर का सिंबल दे रहे हैं मेरे भाई वैसे ही आपको करना है। इससे मल्टीप्लाई कीजिए, 5 के 20 हो जाएगा, और बीच में मेरे दोस्त माइनस, और इधर से 3 तरीके 9 बराबर मेरे भाई। अब यहाँ से 3 गुना के 6000 और इधर से 5 गुना के 10,000। माइनस होने से कोई अंतर नहीं है यहाँ पर। सेविंग इनकम माइनस, देखो माइनस यानी कि साइन में डिफरेंस, साइन में अंतर कब आएगा मेरे भाई, यदि आप इसको मान लिए हो तो साइन में डिफरेंस आएगा, इसको मान लिए हो तो पॉजिटिव आएगा। वो आप पे डिपेंड करता है आप किससे मल्टीप्लाई करना चाहते हो। 10,000 में से हम मेरे भाई 6,000 घटाते, 20 में से 9 जाएगा 11 आ जाएगा मेरे भाई, 10,000 में से 6,000 जाएंगे तो 4,000 आ जाएगा, यानी यह 11 का वैल्यू 4,000 है मेरे भाई। 11 का वैल्यू 4,000 है तो 4 का वैल्यू नहीं निकल जाएगा, एकदम आराम है। अभी आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। 11 का वैल्यू 4,000 है दोस्तों, तो 1 का वैल्यू आपका 4,000/11 हो जाएगा। अगर आपसे इनकम पूछ दे तो स्टार्टिंग में ए बी मान सपोज, तो ए का इनकम 4 था मेरे भाई, 11,004 मतलब आ जाएगा, तो 16,000 मेरे भाई अपॉन 11 ए का इनकम था। और उसी तरह से बी का इनकम निकालेंगे मेरे, 3 का वैल्यू निकालेंगे मेरे भाई, तो 4,000 अपॉन 11 इंटू 3 यानी कि 12,000 अपॉन 11 बी का इनकम है मेरे दोस्त। इसी तरह से अगर एक्सपेंडिचर पूछ दे तो इससे हम निकालेंगे। यही क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट था। स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, समझ में नहीं आएगा फिर समझ लिया। चलो अब हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस मेथड पे हम क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्वेश्चन का फंडा कुछ और है, लेकिन इसको बताने का पीछे यही राज था मेरे दोस्त कि यह मेथड आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
देखो बनाने के लिए तो हर एक कोई एग्जाम में बनाता है, लेकिन सिलेक्शन उसी का होता है दोस्त जो टाइम के साथ चलता है। आपके पास जितना टाइम है उसके अनुसार आप काम किया कीजिए। अब बात अगर करें मेरे दोस्त तो एक क्वेश्चन है जो आपके सामने दिख रहा होगा, मतलब लिखेंगे अभी आप मेरे साथ साथ चलिए। अ मैन स्पेंड, एक आदमी स्पेंड करता है, एक आदमी अपना 2 मंथ का, 2 मंथ इनकम इन 3 मंथ, इनकम इन 3 month, income in 3 month time, 3 month time is if his monthly income is, if his monthly income is, अगर उसका मंथली इनकम 6,000 रुपया है मेरे दोस्त, देन ही एनुअल सेविंग, देन ही एनुअल सेविंग। एक आदमी अपने 2 महीने, हिंदी वाला दोस्त देख लो, एक आदमी अपने 2 महीने में 2 महीनों की आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। आय 3 महीने के समय में खर्च करता है। यदि उसकी मासिक आय, यदि उसकी मासिक आय 6,000 हो तो उसकी वार्षिक बचत क्या होगी। दोस्तों क्वेश्चन कहने का कोशिश कर रहा है, कोई भी आदमी है जो भी महीना का कमाता है, 2 महीना का जो भी कमाया है वह तीसरे महीने के जो भी टाइम है उसके वह अपना खर्चा कर दिया है। क्वेश्चन यही कहता है यदि वह मंथली 6,000 रुपया कमा लेता है तो वार्षिक वह कितना कमाता है। क्वेश्चन यही कर रहा है। एक आदमी अपना 2 महीना का जो भी पैसा कमाता था वह तीसरे महीने के टाइम्स में खर्चा कर दिया। यहाँ मंथ ऑफ टाइम्स करने का मतलब कि तीसरे महीने के टाइम में वह खर्चा कर दिया। इफ हिज मंथली इनकम 6,000 रुपया, अगर उसकी मंथली इनकम 6,000 रुपया है तो देन हिज एनुअल सेविंग क्या है। यह क्वेश्चन कहने की कोशिश कर रहा है, सुनने की कोशिश कर। चलो देखते हैं। एक आदमी स्पेंड हिज 2 मंथ इनकम, एक आदमी अपना 2 महीना का इनकम जो भी है वह खर्चा कर चुका 3 मंथ के टाइम्स के बराबर। इसका मतलब मेरे भाई कि एक आदमी अपना 2 महीना में जो भी कमाया वह तीसरे महीने में तो खर्चा कर दिया। समझने की कोशिश करना, एक आदमी अपना जो भी कमाया वह तीसरे महीने में खर्चा कर दिया। कहने का मतलब मेरे दोस्त एक महीना का उसका इनकम 6,000 रुपया है। समझने की, क्वेश्चन नहीं समझेगा तो कंफ्यूजन पैदा होगा। यह क्वेश्चन समझने की बात है, नहीं तो यह क्या बोले आपके दिमाग से परे है, उड़ ही जाएगा। आप सोचो क्या हो गया, फिर बाद में बोलो क्या हुआ। समझो जो भी वह 1 महीना में कमाता है दोस्तों, समझ लो, यानी कि 2 महीना का जो भी वह कमाया वह तीसरे महीने के टाइम में खर्च किया। अगर वह तीसरा महीना में 5,000 कमा रहा था, समझो अगर वह तीसरे महीना 5,000 कमाया तो उधर 2 महीना का टोटल मिला के ही वह 5,000 कमाया था और तीसरे महीने में उड़ा दिया। तो यह क्वेश्चन बोल रहा है। तो उसका मंथली इनकम 6,000 रुपया है मेरे भाई, और जो भी 2 महीना कमाया तीसरा महीना के टाइम से उड़ाया, मतलब तीसरा महीना में जो भी कमाया था उतना ही पैसा वह उड़ाया 2 महीना का योग के बराबर। यानी उसका हाईएस्ट इनकम तीसरे महीने के बराबर था। समझिए, और 1 महीना में वह 6,000 रुपया कमाता है, यानी 3 महीना तीसरा मंथ का यह सैलरी दिया हुआ है मेरे दोस्त कि तीसरा मंथ में वह 6,000 कमाता है। तो अच्छा जी, पहला मंथ में कितना कमाता होगा
तो 2000 कमाता होगा। क्वेश्चन समझा? बोल रहा एक आदमी 2 महीना का जो भी कमाया वह तीसरे महीने के कमाने के में खर्चा किया, कमाने के बराबर खर्चा किया, यानी 3 टाइम। मीन्स तीसरा महीना में वह 6000 अगर कमा रहा था, तीसरा महीना में वह 5000 कमा रहा था, तो उतना ही महीना तीसरा महीना में वह खर्चा करता है कि 5000 खर्चा करता है, जो कि 2 मंथ में वह कमाया था। यानी तीसरा मंथ का 6000 रुपया दिया हुआ है, तीसरा, अरे 1 महीना का ही तो है 6000 रुपया, तो तीसरा महीना का कमाया। देखो यहाँ तो बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है कि तीसरा महीना में जितना वह कमाता है उसी के टाइम से वह उतना 2 मंथ वाला पैसा भी खर्चा करता है। यानी तीसरा मंथ का ही 6000 रुपया, तो 1 मंथ का 2000 रुपया। अब आपसे एनुअल इनकम पूछा है, मिस आपको वार्षिक इनकम पूछा है। 1 मंथ में 2000 रुपया मेरे भाई। इस तरह से हमें 12 मंथ में कितना हो जाएगा, तो 12 मंथ में 24,000 रुपया वह इनकम कर लेता है। और यह आपको लिखना क्राइम है, इतना आपको लिखना मेरे भाई, यह क्राइम है, इसको लिखना ही नहीं है। ये तो क्वेश्चन दिमाग में ही सेट हो जाए। अच्छा तीसरा महीना का 6000 रुपया, मिस 1 महीना का 2000 रुपया, मिस 1 महीना का 2000, तो 12 में 24, खत्म कहानी यहीं पे। इतना कौन लिखता है यार, इतना लिखने का लेंदी प्रोसेस है, इसको लिखना तो कोई नहीं है। आप इसको नोट डाउन करो। हाँ, हमें बताने पड़ता है क्योंकि आपको समझना भी तो है। क्वेश्चन में लॉजिक है, क्वेश्चन को समझने लायक है, उसके बाद आप बनाइए, मजा आएगा। इसको नोट डाउन करो। अगला हम जानते हैं दोस्तों, हे मेरे दोस्तों, अगला हम समझने की कोशिश करते हैं। आगे हम देखने की कोशिश करते हैं दोस्तों। अगला देखते हैं कि कोई भी पर्सन, 2 पर्सन है, एक पर्सन को दूसरा पर्सन से पैसा ज्यादा इनकम हो रहा है तो वह ज्यादा राज करेगा, ज्यादा ऐश मौज करेगा। और एक पर्सन की इनकम कम हो रही है तो वह कम ऐश मौज करेगा। क्वेश्चन को देख लेते हैं मेरे दोस्त। इफ द इनकम ऑफ A is 10% more than that of B, and the income of B is 20% less than that of C, तो then the income of ABC, then the income of ABC are in the ratio। क्वेश्चन समझने की कोशिश करो। यदि A की आय, हिंदी वाले दोस्त देख लो, यदि A की आय B की आय से 10% अधिक है और मेरे दोस्त B की आय C की आय से 20% कम है, तो ABC की आयों का अनुपात क्या होगा? क्वेश्चन यही कह रहा है दोस्तों। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, क्वेश्चन को समझने लायक है। 3 पर्सन है ABC, तीनों पर्सन का यदि इनकम आय यही सब दिया हुआ है और कुछ नहीं दिया हुआ है दोस्त। क्वेश्चन कह रहा है कि यदि इनकम ऑफ A इज 10% मोर देन दैट ऑफ इनकम। क्वेश्चन को समझो। 10% के मतलब होता है दोस्तों, 10% के मतलब होता है मेरे भाई 1/10, यानी कि 10/100, तो 1/10। उसी तरह से अगर हम 20% को निकालें मेरे भाई, तो 20% 1/5 हो जाता है। तो बोल रहा है
यदि ए और बी 10% है मेरे दोस्त, समझने की कोशिश करना। यदि ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी ए का जो भी इनकम है वह बी के इनकम से 10% ज्यादा है मेरे भाई, यानी ए की इनकम बी की इनकम के 10% ज्यादा है मेरे दोस्त। यानी ए और बी का यहाँ रेशियो अगर हम बात करें मेरे भाई कि ए और बी का रेशियो, देखो समझने की कोशिश करना, अगर देखो लैंग्वेज में समझ लो आप लोग। बोलता है ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, इसका मतलब मेरे भाई कि ए जो है कोई भी अपने में 100% होता है। इज मिस बराबर 100%, मिस 10% मोर है। मिस पहले अगर 100 था तो अब 110 हो गया ऑफ बी का। अगर हम इस तरह से ए और बी का रेशियो निकालने की कोशिश करें मेरे दोस्त परसेंटेज में, तो 110% आ जाएगा। हम डायरेक्टली इसको अगर हम सॉल्व करें मेरे भाई, समझने की कोशिश करना, तो देखो अगर ए और बी का रेशियो हम निकाल दें मेरे दोस्त, 10% मोर है। अगर ए देखो इनकम ऑफ ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, यानी अगर मेरे दोस्त समझने की कोशिश करना, बी 10 रुपया कमाता होगा तो ए कितना कमाता होगा, 1 रुपया ज्यादा, मीन्स 11:10 दिया हुआ है दोस्त। उसी तरह से नेक्स्ट बोलता है बी इज 20% लेस देन ऑफ सी। अगर हम बी और सी का रेशियो निकालें मेरे दोस्त, यानी बी 20% सी से कम कमाता है। यानी अगर सी अगर आप दो बोल रहा है इनकम ऑफ बी इज 20% लेस देन दैट ऑफ सी, अगर सी 5 रुपया कमाता होगा तो बी उससे 1 रुपया कम कमाता है, यानी 4 रुपया कमाता है बी और सी 5 रुपया कमाता है। आपसे ए बी सी का रेशियो ही पूछा है दोस्तों। हम क्या बताए थे, जब भी इस तरह से आ जाएगा मेरे भाई, हमको 3 टर्म चाहिए ए बी सी, हम दो का मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसमें करेंगे, ये जो वैल्यू देगा ए का वैल्यू देगा मेरे भाई 1144 हो जाएगा। उसके बाद फिर इसमें करेंगे तो 10 चौके 40, यह बी का रेशियो आया। फिर इससे करेंगे तो 50 हो जाएगा, यह सी का रेशियो आएगा। मीन्स अगर बात कहें सर तो यह 22, 20 और 25 का रेशियो है। मीन्स ए बी सी का जो भी इनकम आया है वह 22, 20 और 25 के रेशियो में आया है दोस्तों। यही क्वेश्चन का सोल्यूशन है। जिसको समझ में नहीं आया मैं इस तरह से बता देता हूं, आप लोग समझ लेना। बोल रहा है क्वेश्चन ए इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, मीन्स ए का इनकम जो भी है मेरे दोस्त, ए बराबर 10% मोर देन, कोई भी अपना में 100% होता है, 10% मोर देन दैट ऑफ बी, मीन्स 110% गुना बी है मेरे भाई। इधर हम बी को ले आए तो ए अपॉन बी, 110 परसेंटेज में हटाए मेरे भाई, 100 से डिवाइड करना होगा, 1 0 से 11 0, मीन्स 11/10। ए बी का रेशियो 11:10 आ गया मेरे भाई। उसी तरह से बी इज 20% लेस देन, मीन्स 100 पहले था वह 20% घट गया है, तो 80% ऑफ द सी हो जाएगा। बी और सी को अगर रेशियो निकाले मेरे भाई तो 80% में से यानी कि 4/5 आ जाएगा। यही मेरे दोस्त बी और सी का रेशियो हम 4:5 लिखे हैं। और आपको इसी तरह से लिखना होगा, आपको इस तरह से नहीं लिखना होगा, इस तरह से लिखना आपके लिए क्राइम है, आपको टाइम नहीं मिलेगा मेरे दोस्त। इस तरह से बनाना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन आपको टाइम भी देखना है एग्जाम में आपके पास कितना टाइम है। सो डिपेंड करता है आपके ऊपर, इस तरह से बनाया इस तरह से बनाया है, इस तरह से बनाइए। देखिए ए और बी का यह रेशियो मेरे दोस्त 11:10। उसी तरह से यहाँ बी और सी का जो रेशियो मेरे भाई 4:5। बात तो वही है, चाहे जहां से चलिए चलना आपको, ये रास्ता आपको सफर तय करना है। ड्राइवर आप खुद अपने जीवन का डिसाइड आप खुद कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर लव यू। नेक्स्ट क्लासेस में मिलते हैं कुछ क्वेश्चंस के साथ, 1-2 क्लासेस चला। यकीन मानो रेशियो प्रोसेस इतना सारा प्रॉब्लम करा दिएगा, इतना सारा क्वेश्चन करा दिएगा, आप कोई भी बुक बना सकते हो। आप फ्री माइंड हो, आप कोई भी बुक बना सकते हो, आपसे बन जाएगा। सब टाइप्स हम क्लियर कर चुके हैं।